सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको केवल स्टॉक तक बताया था और आज की क्लास में डेबिटर्स, क्रेडिटर, रिसीवेबल, पेबल्स के बारे में आपको समझना है। देखिए, मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया था कि स्टॉक होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। देखिए, इसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा गया। अनसोल्ड का मतलब ये होता है कि अभी उसको बेचा नहीं गया, अभी उसको बेचने के लिए क्या किया गया, स्टॉक में रखा गया है, गोदाम में रखा गया है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे मान के चलिए कि मैंने अपनी बिजनेस जब स्टार्ट किया तो मैंने अपने बिजनेस में 5 ट्रैक्टर लेकर के आया। मतलब 5 ट्रैक्टर से मैंने बिजनेस अपना ओपनिंग किया और पूरे फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग तक मात्र मैंने 3 ही ट्रैक्टर बेच पाया। तो अभी तो 2 ट्रैक्टर हमारे पास शेष बचा हुआ है ना। वही दो जो हमारे पास ट्रैक्टर बचा हुआ है वही हमारे हमारे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वो हमारा ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि लास्ट में बचा हुआ है तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। लेकिन उसी से जो है जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो अगले साल के लिए वो क्या हो जाता है, हमारा नया ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसको अनसोल्ड हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि अभी उसको बेचा नहीं गया, बेचने के पर्पज से रखा गया है लेकिन उसका लोकेशन क्या है, अलग है। उसको मैंने गोदाम में रखा हुआ है। अगला होता है डेबिटर्स। डेबिटर्स क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर क्रेडिटर के बारे में हम बात करें डेबिटर के बारे में तो आपने जैसे सुना होगा देनदार और लेनदार। तो डेबिटर क्या होता है और आपका क्रेडिटर क्या होता है। तो यहाँ पे डेबिटर के बारे में बताया जा रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है वो डेबिटर्स कहलाता है। कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स सर्विस परचेज करता है वो डेबिटर्स कहलाता है। क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था, उधार होता है। क्या होता है, उधार होता है। जैसे उधार वाला पैसा तुमको देना होता है ना, क्या होता है, देना होता है। वो अपने सप्लायर को उनको देना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज के बारे में कि लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। मतलब कि मान के चलिए अगर हम अपने सप्लायर से 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है और उसमें का मात्र मैंने 2 ही लाख रुपया दिया है तो शेष 3 लाख रुपया हमको क्या करना है, अपने सप्लायर को पेमेंट करना है। वो हमारे ऊपर क्या है, कर्ज है, लायबिलिटी है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं, डेबिटर भी बोल सकते हैं, जो पैसा हमको निकट भविष्य में देना है। वही कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर, क्रेडिट का मतलब होता है उधार बेस पे जो सामान परचेज किया गया है, जो गुड्स या सर्विस परचेज किया गया है वो हमारा क्या कहलाता है, डेबिटर्स कहलाता है। यानी कि जो पैसा पेमेंट करेगा, जो पेमेंट कर रहा है उसको हम डेबिटर्स बोल सकते हैं क्योंकि वो उधार खरीदा हुआ है। इसलिए वो पैसा देने का क्या है, उसको हकदार है। वो पैसा उसको क्या करेगा, वो देगा किसको, सप्लायर। और क्रेडिटर क्या होता है, तो कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। कह रहा है कि पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं। मतलब कोई ऐसा हमारे पास पर्सन है या कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिससे हम किसी गुड्स या सर्विस को हम क्रेडिट का मतलब उधार या नगद माल खरीद रहे हैं तो इसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। मतलब ये नहीं करता है कि आप कैश के बेस पे खरीद रहे हैं कि उधार के बेस पे खरीद रहे हैं। अगर आप खरीद रहे हैं यानी कि अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपका नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिटर में आ जाएगा, आप क्रेडिटर हो जाएंगे। लेकिन निकट भविष्य में अगर आप उसको पैसा देना है, आपको जो आपके बिजनेस पे बकाया है उसको हम डेबिटर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्या दिया है, रिसेबल और पेबल। तो रिसेबल का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, और पेबल का मतलब होता है चुकाना। रिसेबल का मतलब प्राप्त करना और पेबल का मतलब चुकाना। यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर्स के बारे में, सॉरी रिसेबल के बारे में कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है वह अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाता है, रिसेबल कहलाता है। कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में क्या है, पाना है। मान के चलिए कि मैंने किसी से उधार सामान मैंने क्या कर दिया, बेच दिया किसी को। 5 लाख रुपए का मैंने सामान बेचा, उसमें से 2 लाख रुपया हमको कैश मिल गया
और 3 लाख रुपया हमको निकट भविष्य में पाना है, तो हम उससे रिसीव कर रहे हैं ना, तो वो पैसा हमारे लिए रिसीवेबल कहलाएगा, मतलब हमको वो पैसा प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए वो पैसा क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा, क्योंकि वो जब तक देगा नहीं तब तक पैसा हमारा होगा नहीं, तो उसके लिए पेबल हो जाएगा और हमारे लिए रिसीवेबल, क्योंकि वो जब देगा तभी तो हमारे पास होगा, तो इसलिए हमसे वो उधार माल खरीदा है तो उसको पैसा देना है, वो पैसा ला करके हमको देता है, तो हम रिसीवेबल हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, वो हमारा पेबल अमाउंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये पैसा हमारे ऊपर क्या है, बकाया है, यानी कि जिसको मैंने उधार माल बेचा है वो पैसा हमको ला करके देगा, लेकिन वो हमको दे करके तो हमारे लिए रिसेबल हो जाएगा और उसके लिए क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। अब अगला आता है जर्नल। क्या आता है, जर्नल। और देखिए जर्नल का मतलब मैंने क्या बताया था, रोजनामचा। ये जर्नल सामान्य वाला नहीं है, जीई वाला नहीं है, मतलब जी वाला नहीं है, ये जे वाला, JOURNAL। जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। रोजनामचा का मतलब होता है जो डे वाइज हम उसका एक खाता बनाते हैं, जैसे पर डे हम कितने रुपए का सेल कर रहे हैं या कितना रुपया किससे प्राप्त कर रहे हैं, एक उसका अकाउंट बनता है, एक हम उसका एक जर्नल एंट्री करते हैं। मतलब जो रोज में हम क्या कर रहे हैं, जो डेली का हमारा रूटीन है कि किसको माल मैंने बेचा, किससे पैसे मैंने प्राप्त किया, ठीक है, या किससे पैसे मैंने रिसीव किया, ये सारा का चीज, किसको मैंने पेमेंट दिया, किसको मैंने प्रोडक्ट बेचा, किसको खरीदा, ये सारा का सारा उसमें दिया रहता है। तो ये जर्नल के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, किस वाउचर में, जर्नल वाउचर में। और कह रहा है कि इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, मतलब जो डेट वाइज हम एंट्री कर रहे हैं, क्या हम उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा डेट वाइज हम एंट्री कर रहे हैं। जैसे आज 29 दिसंबर 2023 हमारे बिजनेस में कितने रुपए किसको पैसा दिया गया, किसको कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल किया गया, किससे कितने रुपए का उधार लिया गया, किससे कितने रुपए कैश सेल किया गया, ये पूरे हमारे बिजनेस में जो एक्टिविटी होता है उसको हम जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने पे वही जर्नल वाला बुक हमारे लिए हेल्प करता है जब हम उसकी एंट्री की मतलब मैचिंग करवाना होता है कि कब और किस डेट में मैंने कितने रुपए का सामान परचेज किया था या कितने रुपए मैंने पेमेंट किया था। ये लास्ट में हम जब हिसाब किताब करवाते हैं तो वही जर्नल बुक का हम हेल्प लेते हैं जो ओरिजिनल बुक के नाम से जाना जाता है, ताकि वो डेट वाइज आपका पता चल सके कि आपने किस डेट को किस वाउचर का प्रयोग किया है और किस डेट में आपने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आपने कंप्लीट किया। और यहाँ पे कह रहा है कि इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, और एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जर्नल एंट्री कहलाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का जो ये प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं। जैसे जर्नल का मतलब एक तरीके से आप समझिए रोजनामचा, मतलब डेट वाइज उसमें आपको मेंशन करना होगा। 29 दिसंबर को आपने किसी से पैसा प्राप्त किया, उसको भी डेट में वाइज में रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे, किस वाउचर में, जर्नल वाउचर। इसी तरीके से मान के चलिए कि आपने किसी को पैसा दिया, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, किस वाउचर में, जर्नल वाउचर। आपने किसी को प्रोडक्ट सेल किया, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल वाउचर में। आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, किस वाउचर में, जर्नल वाउचर। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड हम डेट वाइज बनाते हैं, और वो डेट वाइज हमको दिखता किस में है, तो जर्नल एंट्री में दिखता है। ठीक है ना। अब जर्नल एंट्री में जब दिखता है तो हम क्या करते हैं, जब एक बार हो जाता है तो बैठ करके अगर परचेज की एंट्री है तो परचेज में करेंगे, अगर सेल की एंट्री है तो सेल में करेंगे, अगर रिसिप्ट की एंट्री है तो रिसिप्ट में करेंगे, मतलब अलग अलग उसका हम क्या करते हैं, बांटते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जैसे मान के चलिए, आप जैसे मान के चलिए कि आप मार्केट में गए, ठीक है, आप मार्केट में गए, और मार्केट में जाने के बाद आपको क्या है कि बहुत सारा प्रोडक्ट आपको खरीदना है। मान के चलिए कि मार्केट से जो है आपको दाल भी लेके आना है, मार्केट से आपको सूजी भी लेके आना है, मार्केट से आपको चीनी भी लेके आना है, मार्केट से आपको चावल भी लेके आना है। तो क्या उसके लिए अलग अलग आप झोला लेके जाएंगे? बीच में कमेंट नहीं वसीम, सब सुन रहे हम, थोड़ा कम कमेंट किया करो। तो उसके लिए हम अलग अलग झोला लेके नहीं जाएंगे, एक झोले में लेके जाएंगे, एक झोला लेके जाएंगे, और उसमें प्लास्टिक में करके सारे प्रोडक्ट को हम घर लेकर के चले आएंगे, सारे सामान को हम घर लेके चले आएंगे। उसके बाद से जब हम किचन में आएंगे तो मान के चलिए कि हम क्या होगा, जैसे सूजी का जो डब्बा होगा सूजी में रख देंगे, इसी तरीके से चीनी का जो डब्बा होगा चीनी में हम उसको ला करके चीनी वाले डब्बे में चीनी रख देंगे।
दाल वाला होगा तो दाल वाले डब्बे में दाल रख देंगे। तो मैंने क्या किया, एक झोले में सारा मैंने व्यवस्थित करके लेके आया, और जैसे ही मैंने किचन में एंट्री किया तो जिस प्रोडक्ट को जहां पे रखना था उस प्रोडक्ट को मैंने क्या कर दिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने रख दी। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए कि एक तो झोला, तो क्या झोले को हम जर्नल नहीं बोल सकते हैं? एक झोला जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके आया, एक जर्नल जिसमें बहुत सारे वाउचर को मैंने रिकॉर्ड किया, और जब उसकी एंट्री करेंगे तो पेमेंट होगा तो पेमेंट में रख देंगे, सेल होगा तो सेल में रख देंगे, किसी से पैसा मैंने प्राप्त किया होगा तो रिसिप्ट में रख देंगे, किसी से प्रोडक्ट मैंने परचेज किया होगा तो परचेज वाउचर में रख देंगे। मतलब एक रिकॉर्ड को मैंने बनाया किस वाउचर में, जर्नल वाउचर में, लेकिन उसको अलग अलग रखने के लिए हम अलग अलग वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। वही एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से झोला में बहुत सारा आपने प्रोडक्ट खरीद के लेके आया और अलग अलग प्रोडक्ट को रखने के लिए अलग अलग जगह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से हमारा जर्नल वाउचर भी होता है, जिसको डेट वाइज हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और डेट वाइज रिकॉर्ड करने के बाद तब जिस बाउचर में जो हम किए रहते हैं उस बाउचर में ले जाके उसकी एंट्री हम कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मैचिंग करवाना होता है तो उसी बुक को हम ओपन करते हैं जिसमें हम डिवाइस एंट्री किए होते हैं। जैसे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मान के चलिए कि आपने किसी प्रोडक्ट को आपने सेल कर दिया 29 दिसंबर को, आपने डेल कंपनी का कीबोर्ड सेल कर दिया, वो कह रहा है नहीं हम 29 दिसंबर को खरीदे ही नहीं थे, हम तो 29 नवंबर को खरीदे थे। तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए दिखाने के लिए ना। तो वही आप जर्नल का लेजर आप खोलेंगे कि देखिए आपके पास ये हमारे पास ओरिजिनल बुक एंट्री है और इसमें आप देखिए कि आपने इसी डेट को आपने क्या किया था, खरीदा था हमसे। तो जब उसकी मैचिंग करवाते हैं, जब उसका हम लेजर बनाते हैं, तो लास्ट में इसलिए बनाते हैं कि जब मैचिंग हो तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाए कि मैंने इस डेट में परचेज किया था कि नहीं किया था, या इस डेट में ये एक्टिविटी हुई थी कि नहीं हुई थी। ये आसानी तरीके से उसी बुक का हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन वही अगर हम कहीं लिख करके फेंक देंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन एक डायरी मिलती है, उस डायरी में अगर हम डिवाइस लिखते हैं, उसकी एंट्री अगर हम कंप्यूटर पे करते हैं, अगर दोनों में डिफरेंस हमको मिलता है तो जो हमारा कस्टमर होता है उसको बैठा करके आसानी तरीके से हम समझ लेते हैं कि आपने किस डेट को किस सामान को परचेज किया या सेल किया। आसानी तरीके से हमको पता चल जाता है। उसीलिए इसका नाम हम बुक्स ऑफ अकाउंट दे देते हैं, ओरिजिनल एंट्री आप बोल सकते हैं। ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि डेट वाइज रिकॉर्ड आपको मेंटेन करता है किस वाउचर में, जर्नल वाउचर। क्योंकि डेट वाइज आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप कंप्यूटर में एंट्री कैसे करें? कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए एक रजिस्टर चाहिए ना कि डे वाइज आपने क्या क्या एक्टिविटी किया है। तो फिर कंप्यूटर में जब आप बैठेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप लेजर खोलेंगे किस, तो 29 दिसंबर का, तो 29 दिसंबर का डेट सेलेक्ट करके 29 का जो भी एक्टिविटी होगा आप आसानी तरीके से अपने अकाउंटिंग पे कर लेंगे। फिर अगला डेट जब 30 तारीख आएगा तो सुबह से लेकर के शाम तक आपने कितना ट्रांजेक्शन किया उसको शाम को बैठे के कंप्यूटर पे चढ़ा देंगे। लेकिन अगर दोनों मैचिंग नहीं करेगा तो मिलाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, जो आपने रजिस्टर पे लिखा था उसी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि दोनों जब तक मैच नहीं करेगा तब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, और जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा तब तक को क्या पता चलेगा आपकी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या होता है, जर्नल होता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले लेजर। क्या दे रहा है, लेजर। कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं, और जर्नल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस लेजर पोस्टिंग कहलाता है। कह रहा है यहाँ पे कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्री को अकाउंट में क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, मतलब उसका पूरा विवरण देते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी का जर्नल एंट्री करेंगे तो आपने किसको प्रोडक्ट सेल किया, क्या उस पार्टी का लेजर आप बनाएंगे? बोलिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तभी तो एक डिटेल आपको पता चलेगा कि हाँ किस पार्टी को मैंने सेल किया था। नहीं तो पता चलेगा कि बेचा था आपने कंप्यूटर एम्पायर को और डाल दिया आपने जो है डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, तो भी तो मैच नहीं करेगा। इसलिए जब जर्नल बुक आप बनाएंगे तो उसमें आप स्पष्ट लिखेंगे कि किस व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट को सेल किया है। इसलिए उस व्यक्ति का नाम बनाने के लिए, उस व्यक्ति का जब आप एंट्री करेंगे तो उस व्यक्ति के नाम से आप एक लेजर तैयार करेंगे। लेजर में क्या होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर होगा, उस व्यक्ति का एड्रेस होगा, उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर होगा, उस व्यक्ति का जीएसटी नंबर होगा, कितने रुपए का पूरा डिटेल उन्होंने परचेज किया चाहे सेल किया पूरा उसका डिटेल बनाएंगे। लेकिन एक लेजर बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि मैंने सेल या परचेज किससे किया था। तो वही लेजर की बात कर रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली जो हमारी जर्नल जो मतलब जो रोज नामचा, यानी कि जो रोज का हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी मतलब बिजनेस में एक्टिविटी हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उस ट्रांजेक्शन को बनाने के लिए हम ऐसी बुक तैयार करते हैं जिसमें जर्नल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाइड करते हैं, मतलब पूरा उसका वर्गीकरण देते हैं। अब जैसे मान के चलिए एक कंप्यूटर एम्पायर आपका पटना का है
और दूसरा कंप्यूटर एम्पायर आपका कस्या का। तो क्या अगर आप एड्रेस केवल पडरौना का दे देंगे तो ये पता चलेगा कि कस्या को आपने क्या क्या सेल किया था, लेकिन वही पडरौना का अलग बनाएंगे और कस्या का अलग बनाएंगे। तो कस्या वाला आएगा तो उसकी एंट्री कस्या में करेंगे, पडरौना वाला आएगा तो पडरौना में उसकी एंट्री करेंगे, जिससे कि एक्चुअल आपका मैचिंग हो सके कि पडरौना में कितना परचेज किया गया, सेल किया गया है, या कस्या में कितना परचेज सेल किया गया। ये टोटली आपको लेजर वाइज पता चल सके, इसके लिए हमको लेजर की आवश्यकता हो। ठीक है, अगला क्या दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन दिया है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अकाउंटिंग मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होते हैं, अकाउंटिंग के समीकरण क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल can be expressed in form of equation is called accounting equation. Accounting to this equation, assets of business are always equal to the total of its liabilities and capital. Honor equity, it is also called balance sheet equation. The accounting equation is assets बराबर liability plus capital. यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच का। कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल, यानी कि कह रहा है कि द रिलेशनशिप यानी कि बिटवीन किसके किसके बीच, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल। यानी कि एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल का जो रिलेशन, जो बीच का रिलेशनशिप होता है, कैन बी एक्सप्रेस, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इन इक्वेशन। और एक्सप्रेस करने के बाद हम इसको आसानी तरीके से इक्वेशन में बना सकते हैं, और जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और कह रहे हैं कि अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस, जो अकाउंटिंग का जो इक्वेशन होता है वो कह रहा है कि बिजनेस में हमारे जो एसेट्स होते हैं आर ऑलवेज, और हमेशा इक्वल का मतलब बराबर होता है, और किससे, तो कह रहा है कि टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी, यानी कि टोटल लायबिलिटी के और टोटल कैपिटल। मतलब क्या समझ में आया, जो हमारे बिजनेस में एसेट्स होता है वो टोटल बराबर होता है लायबिलिटी और कैपिटल। यानी कि जितना आपका लायबिलिटी हो गया प्लस जितना आपका कैपिटल होगा उसके बराबर आपका क्या होता है, एसेट्स होता है। यानी कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल मिला करके आप एसेट्स बना सकते हैं। ये इक्वेशन होता है, समीकरण होता है हमारे बिजनेस में समझने के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे इक्वल टू टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड टोटल ऑफ इट्स कैपिटल ऑनर इक्विटी। और ये इक्विटी होता किसका है, ऑनर का होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, प्रोप्राइटर होता है। यानी कि बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। और यहाँ पे कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम बार बार कहते हैं, किस नाम से, बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से, जिसको बैलेंस शीट समीकरण के नाम से भी जानते हैं। और कह रहा है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, जो अकाउंटिंग हमारा इक्वेशन है, समीकरण है, वो है क्या, तो एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। ये हमारा अकाउंटिंग का इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, शेष हम लोग कल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके पहले आप लोग पूरा पढ़ के आइएगा जितना मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब तो बुक आपको मिल ही गया है।